जैसे ही 4 जून 2024 को लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस हुए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस मेजॉरिटी मार्क के मैजिक नंबर को टच नहीं कर पाई, जिसकी वजह से बहुत सारी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने ये कहना शुरू कर दिया कि भारत में कोलिशन यानी कि गठबंधन की सरकार होने की वजह से अब सरकार को किसी भी तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी। और जो इस सरकार का एक टारगेट है कि हम अगले 3-4 साल में इस देश की जीडीपी को, जो कि अभी 5वें नंबर पर है, उसको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर तीसरे नंबर पर लेकर आएंगे, तो उस गोल को भी अचीव करने में सरकार को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि भारत को अगले 3-4 साल में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जा सकता है, स्पेशली ऐसे टाइम पर जब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है और महंगाई ने पिछले 2 साल से सेंट्रल बैंक्स के पसीने छुड़ा रखे हैं, और जब इंडिया के जीडीपी डेटा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इनसे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत को सिर्फ 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने से आम लोगों की जिंदगी पर कोई फर्क पड़ेगा? तो जानेंगे हम इस वीडियो में। 3, 2, 1। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बेसिक्स। पहले हम इंडिया की थोड़ी सी इकोनॉमिक हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इंडिया की जीडीपी एट प्रेजेंट कहां पर स्टैंड करती है, और फाइनली हम ये देखेंगे कि भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए वो कौन कौन से इश्यूज हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए। अगर हम भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करें तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हिस्टोरियन एंगस मैडिसन के मुताबिक टिल 1700 AD, यानी कि वो टाइम जब इंडिया पर मुगलों का राज था और ब्रिटिश एम्पायर अभी तक बना नहीं था, इस समय तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था। और कहा जाता है कि दुनिया की 25% जीडीपी सिर्फ अकेले भारत की थी। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के 200 साल के रूल के बाद जब फाइनली इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली, तब इंडिया दुनिया की सिर्फ 4% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी को किस लेवल पर लूटा गया। और जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे पॉलिसी मेकर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में से वो कौन सा एक सिस्टम होगा कि जो ना सिर्फ भारत में प्रोडक्शन यानी कि जीडीपी को बढ़ाए, बल्कि बहुत से लोग जो गरीबी में रह रहे थे उनको भी अपलिफ्ट करे। तो इसी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए हमने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया, जो कि एक तरह का सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था, और जिसके अंडर 1950 से लेकर 1991 तक स्टेट यानी कि गवर्नमेंट ने लगभग हर सेक्टर को डोमिनेट किया, फिर चाहे वो कोल, बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर हो या टेलीकॉम सेक्टर हो। और यहाँ तक कि सरकार ब्रेड बनाने का काम भी करती थी, और ये सिलसिला लगभग 1991 तक चला। लेकिन 1990 में भारत में एक ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसने भारत सरकार को इकोनॉमी में रिफॉर्म्स करने के लिए मजबूर कर दिया, और ये क्राइसिस था भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी देश हर एक चीज को अपने देश में नहीं बना सकता, और इसकी सबसे बड़ी वजह है रिसोर्सेज की कमी। और क्योंकि हमारी धरती पर रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जिसकी वजह से लगभग हर एक देश अपनी ज़रूरतों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के थ्रू पूरी करता है, और इसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड किसी भी देश की डोमेस्टिक करेंसी में नहीं होता, और उसके लिए आपको चाहिए होती है एक रिजर्व करेंसी। वैसे तो ऐसी 5 करेंसीज हैं जिनको आप इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन वो एक करेंसी जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो है यूएस डॉलर। इसलिए यूएस डॉलर को वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी कहते हैं। और 1990 में भारत की आरबीआई के पास यूएस डॉलर्स की कमी हो गई थी, और जिसकी वजह से भारत दुनिया से चीजें इंपोर्ट नहीं कर सकता था, और जिसका मतलब था कि भारत की पूरी इकोनॉमी रुक सकती है। तो इसी क्राइसिस को दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट आईएमएफ के पास गई, जो कि ऐसी सिचुएशंस को डील करने के लिए बनाया गया है। और आईएमएफ ने भारत की मदद करने के लिए भारत सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी, और जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट शर्त यही थी कि भारत को अपनी इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलना होगा। तो दोस्तों, इसी वजह से आपने देखा होगा कि 1990 से लेकर अब तक भारत सरकार की इकोनॉमी में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती जा रही है, और यही कारण है कि हर साल आपको नए नए सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट सुनने को मिलते हैं। तो अब देखते हैं कि भारत की इकोनॉमी की आज की सिचुएशन क्या है। और आज भारत नॉमिनल जीडीपी में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और आज के समय भारत की जीडीपी लगभग 3.9 ट्रिलियन है। और कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये बता दूं
कि 1950 में यानी कि आज़ादी के 3 साल बाद भारत की जीडीपी 222 बिलियन डॉलर थी। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि अब हम भारत की जीडीपी को, जो कि इस वक्त नॉमिनल टर्म्स में 5वें नंबर पर है, उसको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर तीसरे नंबर पर कैसे लेकर आएं। तो इसके लिए सरकार को मेनली 5 चीजों पर ध्यान रखना होगा। पहला, इस देश में अच्छी प्रोडक्शन हो। दूसरा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो और हमारी यूथ के पास नौकरियां हो। चौथा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, जिसमें आपको ये इंश्योर करना होगा कि बिजनेसेस को बैंक से लोन मिलता रहे। और पांचवा, सरकार को अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आइए इन सबको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और सबसे पहले प्रोडक्शन। अब जीडीपी का सीधा रिलेशन प्रोडक्शन से है। अगर देश में चीजों की प्रोडक्शन ही कम होगी तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी। अब देश में चीजों की प्रोडक्शन को मेजर करने के लिए हर महीने एक इंडेक्स पब्लिश किया जाता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि IIP। और पिछले 3 महीने यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल का अगर हम IIP देखें तो ये 5-5.5% ग्रो कर रहा है, जो कि थोड़ा सा कम है। और दूसरा है इन्फ्लेशन। तो हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि इन्फ्लेशन ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम। हालांकि अब तो इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन पिछले लगातार 2 साल से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई ने सेंट्रल बैंक्स की नाक में दम कर रखा था। अब बहुत से ये सोचेंगे कि भाई महंगाई का एक देश की जीडीपी ग्रोथ से क्या संबंध होता है। अब दोस्तों देखिए, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एक देश का सेंट्रल बैंक टाइट मनी पॉलिसी को अपनाता है, जिसमें वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से लोन महंगे होते हैं और बिजनेसेस को लोन लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम होती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और भारत की जीडीपी का डेटा, ये तीनों एक ही संस्था पब्लिश करती है जिसको बोलते हैं NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इसके अलावा हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि हमारे यूथ के पास ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स हो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो, क्योंकि ऐसी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का कोई मतलब नहीं अगर वो हमारी यूथ के लिए जॉब्स जनरेट नहीं कर पाती। और करंटली इंडिया की 63% पॉपुलेशन वर्किंग एज पॉपुलेशन है और इंडिया इस वक्त डेमोग्राफिक डिविडेंड की पोजीशन में है। ये वो सिचुएशन होती है जब एक देश की वर्किंग एज पॉपुलेशन उसकी डिपेंडेंसी पॉपुलेशन से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उस देश में ज्यादा काम करने वाले लोग होते हैं और इससे सरकार का बहुत सा पैसा भी बचता है जो उसने पेंशन्स पर और बच्चों की देखभाल पर खर्च करना था। अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण ये है या तो जॉब्स नहीं है, और अगर जॉब्स हैं भी तो यूथ के पास इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स नहीं है। तो इसलिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किल ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सी स्कीम्स भी लॉन्च की हैं, जैसे कि PM कौशल विकास योजना, PM ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PM मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसे इनिशिएटिव शामिल हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा सरकार को ऐसी इंडस्ट्रीज पर ध्यान देने की जरूरत है जहां पर लो लेवल की स्किल काम आती है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है बांग्लादेश, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से अपने देश के बहुत से यूथ को जॉब्स दे पाया है। और आज बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर है। और आपने कपड़े खरीदते वक्त शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि आज के समय हर दूसरा कपड़ा बांग्लादेश से आ रहा है। और हमारा जो अगला रिफॉर्म होगा वो होगा क्रेडिट अवेलेबिलिटी को लेकर। हमें ये इंश्योर करना होगा कि बिजनेसेस को टाइमली और अच्छी इंटरेस्ट रेट पर लोन मिले और कॉरपोरेट्स इन लोन्स को बाद में बैंक्स को वापस भी करें। और बैंक्स में NPA की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार ने 2 लॉज भी पास किए हैं, जिनके नाम है IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड और सरफेसी एक्ट। जो IBC है उसका मेन मकसद है इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करना, पर अगर इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं होती तो ऐसे बिजनेसेस को लिक्विडेशन के लिए भेजना और बैंक्स के पैसे को रिकवर करना। और इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने का प्रोसेस 180 दिन का होता है, जिसमें 90 डेज की एक्सटेंशन दी जा सकती है। और IBC के अंडर मिनिमम डिफॉल्ट लिमिट 1 करोड़ की है। और दूसरी तरफ सरफेसी एक्ट तो एक बहुत ही पावरफुल लॉ है जो सभी बैंक्स को बिना किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे कोलैटरल सिक्योरिटी को अटैच करने की पावर देता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने किसी भी बैंक से कम 1 लाख रुपए तक का लोन लिया है और उस लोन को लेने के लिए आपने बैंक के पास एक सिक्योरिटी को गिरवी रखा था, जैसे कि आपका घर या प्लॉट, तो अगर आप ऐसे लोन पर 6 महीने तक लगातार डिफॉल्ट करते हैं
तो बैंक आपकी सिक्योरिटी को अटैच कर सकता है। और फाइनली सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में करना होगा, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हद से ज्यादा होने पर देश की क्रेडिट रेटिंग गिरती है, जिसकी वजह से फॉरेन लेंडर्स जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और ADB, ये सब आपको लोन देने में हेजिटेट करेंगे।